नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? जी, उत्तराखंड आया आज एक ठग, जो ठगों का है ठग। और जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि क्या आपने पहचाना उस ठग को? क्यों कह रही हूँ उसको ठग? जब दिल्ली में दंगे हुए थे, हमारे उत्तराखंड का एक बेटा जो अपनी जिंदगी बेहतर करने और अपने परिवार की जिंदगी बेहतर करने के लिए गया था दिल्ली, वो दिल्ली दंगों में मारा गया। और इतनी बुरी तरह से मारा गया कि मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है। सोचती हूँ कि उसके परिवार का क्या होता होगा जब हर रोज वो इस बारे में सोचते होंगे। उस बच्चे के साथ जो हुआ दिल्ली में, दिल्ली दंगों के दौरान, जब उसके बारे में सोचती हूँ तो कांप जाती हूँ। 20 साल का बच्चा काम करने गया था पौड़ी से, और आप जानते हैं कि क्या किया वहां पे दंगाइयों ने। उसका राजनीतिकरण करा गया, मगर कहीं ना कहीं दोष तो सरकार का होता है। और वो सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है, वो हमारे उस बच्चे को नहीं बचा पाई, और ना ही हमारे उस बच्चे के हत्यारों को सजा दे पाई। उस बच्चे का नाम है, या मैं कहूं, स्वर्गीय दिलबर सिंह नेगी। कहने में बहुत तकलीफ होती है कि 20 साल का बेटा जिसका चला गया हो, उस माँ पे, उस बाप पे, उसके भाई बहन पे, उसके घर वालों पे, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, ताई चाची, ताया चाचा, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। 2020, और जहां तक मुझे याद है फरवरी 24। साथियों, आज उत्तराखंड आया था वो ठग भ्रमित करने के लिए आपको। वो आया था आज उत्तराखंड क्योंकि वो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, जो लोगों को लोग नहीं समझते, जो लोगों को केवल वोट समझते हैं। और इस चीज से आपको होना होगा सावधान। जो खेल उत्तर प्रदेश में खेला जा रहा है, वही खेल उत्तराखंड में भी खेला जा रहा है। उत्तराखंड में मैं कहूंगी कि भाजपा के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि यहाँ की भारतीय जनता पार्टी कुछ भी इस प्रकार का कर सके जो आपके भले के लिए हो या उनके अपने भले के लिए भी हो। अपना भला तो वो सोच नहीं सकते। जिस प्रकार से उत्तराखंड में पूरी भाजपा आज खत्म हो रही है, आपके सामने है। हमारे पंडा पुरोहित भाई सड़कों पर क्यों हैं? 51 मंदिरों का अधिग्रहण क्यों किया गया भाजपा की सरकार के द्वारा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब कहती है कि हम हिंदुओं की सरकार है, तो नहीं, वो कहती है कि वो हिंदुत्ववादियों की सरकार है। और हिंदुत्ववादी और हिंदुओं में बहुत फर्क होता है। हिंदू वो है जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के इस पार रहता है, और जब आक्रमण करते हुए आए थे उस पार से लोग, तो वो कहा करते थे इधर रहते हैं हिंदू। तो हिंदू वो लोग हैं जो इस तरफ रहते हैं, ना कि किसी धर्म विशेष को का प्रतिनिधित्व करते हैं या किसी धर्म में विश्वास करते हैं। हर धर्म के लोगों को आप उन हिंदुओं में जोड़ सकते हैं। हाँ, उस समय हमारे यहाँ जो धर्म होते थे केवल उनके बारे में इसीलिए कहा जाता है। लेकिन हिंदुत्ववादी कौन है? हिंदुत्व नाम की किताब लिखी थी वीर सावरकर ने, और हिंदुत्व उस किताब में पहली बार आया शब्द, और आपको भ्रमित किया जाता है। तभी तो हमारे मंदिरों का अधिग्रहण हुआ, वरना बाबा केदारनाथ, बाबा भोलेनाथ, आप जानते हैं कि उनका मन जीत लेना कितना आसान है। उनसे अपनी इच्छाओं को जाहिर करके उनकी पूर्ति करवा लेना कितना आसान है। बाबा भोलेनाथ तो हरेक की इच्छा को पूरी करते हैं, हरेक की प्रार्थना को सुनते हैं। वरदान क्या, वो तो हर रोज हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, जो चाहते हैं वो दे देते हैं जी। मगर इन्होंने क्या किया है?
उनके उस मंदिर में बैठे हुए हमारे तीर्थ पुरोहित भाइयों के बारे में सुध नहीं ले रहे हैं। वो इनसे गुहार लगा रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि जो पूजा ब्रह्म मुहूर्त में होनी चाहिए उसका समय ना बदलो, मगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फर्क अगर किसी को पड़ने की जरूरत है वो है आपको। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का खेल क्या है तो आप समझ जाएंगे कि आपको वोट किसको देना है। बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश में वहाँ एक IAS ऑफिसर को भेजा गया, अरविंद शर्मा उनका नाम है। उनको डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाने की पूरी कोशिश करी मोदी और अमित शाह ने, मगर आदित्यनाथ तैयार नहीं हुए और अब उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाना पड़ा उन्हें अपनी पार्टी में। हमारे यहाँ क्या हुआ उत्तराखंड में, हमारे यहाँ संधू जी को भेजा गया जो सेंटर में थे डेप्यूटेशन पे, उनको भेजा गया और उनको यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी के तौर पे भेजा गया, क्योंकि यहाँ पे तो विधान परिषद है नहीं, हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है नहीं, तो उनको नेता के तौर पे बनाकर तो भेजा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ अभिनव कुमार वो राजनाथ सिंह जी के साथ भी रहे हैं, उनको भेजा गया और आज वो उस सीट पे बैठे हैं जिस सीट पर IAS अधिकारी बैठते हैं। तो IAS अधिकारियों में रोष है, मगर अगर आपको लग रहा है कि कोई कुछ बोलने वाला नहीं है तो आप एक हद तक सही बोल रहे हैं, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा लोगों को प्रताड़ित करते हैं तो जवाब भी मिलता है। वही हो रहा है आज उत्तराखंड में भी। तो जो लॉबी यहाँ पे बहुत मजबूत है वो आप जानते हैं अधिकारियों की। अब अधिकारियों को दिख रहा है कि उनके IAS की एक पोस्ट पर एक IPS ऑफिसर को बैठा दिया गया और वो उन्हें मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ हमारे चारों तरफ आप देख रहे हैं क्या अव्यवस्था है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें अच्छी सरकार नहीं दे पा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी एक चाल चल रही है आपके साथ, और वो चाल है आम आदमी पार्टी के रूप में। आम आदमी पार्टी को वो लेके आए हैं, जरूरत पड़ेगी तो वो AIMIM को भी ले आएंगे, क्योंकि धर्म के नाम पे आप बहुत आसानी से विचलित भी हो जाते हैं, प्रभावित भी हो जाते हैं और आपका ध्रुवीकरण भी हो जाता है। आप धर्म को के बारे में सोचने लगते हैं, आप भूल जाते हैं कि आपको जो व्यवस्थाएं चाहिए वो मिलनी है या नहीं। और इसीलिए ठगों का ठग अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड आज आया। अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड की पढ़ी लिखी जनता, हम कोई मजदूर थोड़े ही हैं जो दिल्ली में जाते हैं, काम करते हैं और बड़ी विकट परिस्थितियों में वहां पे काम कर रहे होते हैं और हमें हर कुछ आप फ्री दे देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। फ्री दीजिए, दिल्ली तक रखिए। दिल्ली में भी गरीबों को दिया जाता है फ्री बिजली, है ना, अमीरों को थोड़ी मिलता है। उत्तराखंड में क्या ये कहना कि हम आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, क्या ये सही है? क्या ये आपको, देखिए ये तानाशाही है और कैसे है, ये आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाएंगे। जब आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो ये आपको जो कुछ भी देंगे आप कहेंगे कि धन्यवाद मालिक, आप जो देते हैं बस उतने में हम संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे खेल को खेलने में हो क्या रहा है कि वोट जो है वो कट जाएंगे जब ये आपको प्रभावित करेंगे अपने इन एजेंडा से, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी जानती है कि देशभक्ति और हिंदू मुस्लिम करके उतना नहीं हो रहा है, उसको भी करेंगे, लेकिन कुछ और रास्ता भी निकालना है। तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने कई पार्टियों का एक जिसे कहते हैं संगठन बना दिया। वहां पे आप जानते हैं मुस्लिम वोट ज्यादा हैं, इसलिए उनका ध्रुवीकरण करने के लिए उन्होंने किया। लेकिन हमारे यहाँ हमारी समस्याओं के बारे में बात नहीं करनी आती अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड आए थे, अरविंद केजरीवाल को यहाँ की समस्याओं के बारे में पता नहीं। अरविंद केजरीवाल एक ठग है और अरविंद केजरीवाल के हिसाब से उत्तराखंड नहीं चल सकता। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को चला रहे हैं, मगर दिल्ली में जो हमने तमाशा देखा, जो खेल देखा आपने, किस प्रकार से दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही थी, दिल्ली की जनता मर रही थी और केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी खेल खेल रहे थे और जनता मात्र फुटबॉल बनकर इधर से उधर फेंके जा रहे थे। उस चीज से आपको बचना है, उस चीज से आपको बचना है जिस चीज को ये आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्या
आपको सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभावित किया। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको न केवल भाजपा ने प्रभावित किया, मगर आम आदमी पार्टी भी आज प्रभावित कर रही है। आम आदमी पार्टी की पूरी टीम लगी रहती है सोशल मीडिया पे। आप देखिए कि हमारे पेज को मेरी नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंचती, इसीलिए मैं कई दिनों से लाइव नहीं कर रही हूँ। फिर भी मैंने कहा कि आज तो इस लाइव को कर ही देती हूँ, ताकि मेरी बात आप में से कुछ लोगों तक ही पहुंच जाए। जो मैं छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ उनको पोस्ट कर रही हूँ ट्विटर पे, आप लोग भी ट्विटर पर मेरे साथ जुड़िए। मैंने अपना आईडी पिन कर दिया है, वहां पर आप देख सकते हैं सुजाता इंडिया फर्स्ट। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को अंदर नहीं आने देना है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आम आदमी पार्टी को यहां से बाहर रखना है, आम आदमी पार्टी से बच के रहना है, क्योंकि ये चोरों की, ठगों की, झूठों की, फरेबियों की सरकार चलाते हैं दिल्ली में। ये जिन स्कूलों के बारे में आपको कहते हैं, आपने कभी सोचा कि उत्तराखंड का जो पूरी परिस्थिति है वो बिल्कुल अलग है। उत्तराखंड देहरादून नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आता कि ये चीज हमारे नेता क्यों नहीं समझ पाते। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को देशभक्त बताते हैं, मगर वो राज्य भक्त तो बिल्कुल ही नहीं है। उन्हें अपने राज्य से प्यार नहीं है, और वो राज्य से प्यार नहीं करते तो वो देशभक्त कैसे हो सकते हैं। हमारे राज्य से जितने बच्चे जाते हैं सेना में, आप मुझे बताइए इनके घरों से भी जाते हैं क्या? जब ये नेता बन जाते हैं तो इनके बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, ये तो विदेशों में पढ़ते हैं, उसके बाद नेता बनते हैं, उनके कॉलेजेस बना दिए जाते हैं, वो आराम से रहते हैं, जमीनों को पर कब्जा करते हैं। देखा नहीं आपने? महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं। और जो मुझे ये कहने की कोशिश करेगा कि महिलाओं का उत्पीड़न पहाड़ों में नहीं होता, वो झूठा है, वो एक नंबर का झूठा है। हमने देखा कि किस प्रकार से संजय कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की ही एक नेत्री के साथ किया। हमने देखा किस प्रकार से महेश नेगी के ऊपर आरोप है, मैटर जो आज कोर्ट में चल रहा है। हमने, और वो डीएनए टेस्ट कराने को तैयार नहीं है। हमने देखा कि सुरेश राठौर के ऊपर भी एक महिला नेत्री भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने आरोप लगाया। तो अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, आम आदमी पार्टी अच्छी है, यही लग रहा है। लेकिन कैसे अच्छी है? आम आदमी पार्टी हरक सिंह रावत जी के कर्मकार बोर्ड में खरीदी गई साइकिलों को, जो गरीब लोगों के लिए साइकिलें खरीदी जाती है, उसे मुफ्त में बांटती है। और मुफ्त में बांटती है वो किसको? वो उन लोगों को जो आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहे हैं, या आम आदमी पार्टी उन्हें प्रभावित करना चाह रहा है। अगर ये साइकिलें वो उनको बांट रहे हैं और वो साइकिलें इस सरकार के द्वारा खरीदी गई है, तो उन साइकिलों पर हर व्यक्ति का अधिकार है। उन साइकिलों पे आपका अधिकार है, उन साइकिलों पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अधिकार है, और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका अधिकार है। मगर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नहीं, नेताओं का ही अधिकार है। हरक सिंह रावत जी का ही अधिकार है, ऐसा हरक सिंह रावत समझते हैं। डॉक्टर हरक सिंह रावत ने इन साइकिलों को किसके माध्यम से बंटवाया? आम आदमी पार्टी। और आपको पता ही है कि उनकी जो पत्नी है, उनके भाई हैं, क्या नाम है उनका, रविंद्र आनंद, जो आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आम आदमी पार्टी में हरक सिंह रावत के वो साले हैं जो पहले उनके साथ कांग्रेस पार्टी में थे और मंडी के शायद अध्यक्ष थे। उसके बाद उनके वो साले जो उनके साथ भाजपा में चले गए, आज वो आम आदमी पार्टी में पहुंच गए। उनके एक ओएसडी हैं, योगेंद्र या योगेश चौहान, ऐसा कुछ नाम है, वो भी कांग्रेस पार्टी में थे उनके साथ, फिर वो भाजपा में गए। और जिस वक्त रविंद्र आनंद गए आम आदमी पार्टी में, ये भी चले गए उसके कुछ दिनों के बाद। ऐसे ही और भी उनके साथी हैं जो इस वक्त आम आदमी पार्टी में है। तो ये किसकी पार्टी है? ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आपको भ्रमित करने के लिए आई है। कुछ दिन पहले कर्नल कोठियाल की इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने कह दिया कि देवस्थानम बोर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर होना चाहिए। होते कौन है वो ये बात बोलने वाले? देवस्थानम बोर्ड को पहले भंग करने की जब मांग हो रही है, तो केवल ये कहा जाना चाहिए कि देवस्थानम बोर्ड भंग हो, भंग हो, भंग हो। इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी ये नहीं करने वाली। मेरे जितने तीर्थ पुरोहित भाई हैं, जितने तीर्थ पुरोहित भाई के परिवार हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ कि इनसे रहिएगा सावधान, क्योंकि ये आपको लूटने आ रहे हैं। कर्नल कोठियाल
चुनाव लड़ने जा रहे थे गंगोत्री से ना, लेकिन उनको पता था कि यहाँ चुनाव नहीं होंगे, इसलिए वो खड़े हो गए। और कैसे दिखाया ना भाजपा ने आपको कि अरे देखो, अगर मुकाबला था तो हमारे बीच और आम आदमी के बीच, आम आदमी पार्टी के बीच, लेकिन इसमें आम आदमी कहीं नहीं है, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ मत देखो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से ही तो भारतीय जनता पार्टी डरती है। क्योंकि सुबह दोपहर शाम अगर भारतीय जनता पार्टी किसी को गाली बकती है तो वो है कांग्रेस पार्टी। खाली ये जरूर मैं आपकी बात को जरूर कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी को जमीन पर आपके साथ जुड़े रहना चाहिए, आपके हर कार्य में आपके साथ रहना चाहिए। रंजीत रावत जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने सल्ट के चुनाव में जिस प्रकार का रोल किया, जिस प्रकार से उन पर यह दोष मढ़ा जा रहा है कि उनकी वजह से गंगा पंचोली हारी, उनको अपने अंदर झांकना चाहिए। क्या अपने लिए और अपने बेटों के लिए कर रहे हैं वो? बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं जनता की इस बात से आपके साथ हूं, लेकिन फिर किसी दिन उनके बारे में बात करूंगी। आज उस ठग की बात करती हूं जो ठग आज यहां आया, जिस ठग ने दिलबर नेगी के बारे में यहां आके एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? हमारे क्या इन घावों पर मरहम नहीं लगना चाहिए? मैंने आज पूरा दिन छान लिया, हर पोस्ट में ढूंढ लिया कि अरविंद केजरीवाल देहरादून आए आज और उन्होंने दिलबर नेगी के बारे में कुछ तो कहा होगा, कुछ तो उसके माता पिता के घाव पर मरहम लगाया होगा, मगर नहीं कहा। इसका मतलब ही है कि उन्हें केवल और केवल वोटों से मतलब है। यह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और जिस प्रकार से ये देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या इस वक्त हमारे नौजवानों के लिए है। हमारे नौजवानों के पास नौकरियां नहीं है। हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं उन्हें नौकरियां चाहिए। भाई उत्तराखंड की जनता बता दे, अगर भारतीय जनता पार्टी नौकरी नहीं दे पा रही दिल्ली में, उत्तराखंड में या देश के किसी हिस्से में, तो उत्तराखंड में तो दे नहीं पाएगी। आम आदमी पार्टी जिसकी दिल्ली में प्रचंड बहुमत की दूसरी सरकार है, वो दिल्ली में नौकरी नहीं दे पा रही है। आंकड़े बताते हैं कि उनके दिल्ली में 45% है बेरोजगारी की दर, 45% बेरोजगारी की दर। आप क्या चाहते हैं कि उत्तराखंड के नौजवानों को नौकरी ना मिले? मैं उपनल कर्मियों से पूछना चाहती हूँ, कुछ उपनल कर्मी बहनें और भाई जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहती हूँ कि 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए क्या आप उन्हें वोट देंगे? क्या आप अपने भविष्य को उनको दे देंगे? आपने पढ़ाई लिखाई करी, क्या यह आवश्यक नहीं है कि उत्तराखंड की जनता को रोजगार मिले, आप पैसे कमा सके, सक्षम हो सके और बिजली का बिल दे सके? ये बिजली दिल्ली जाती है उत्तराखंड से, ये बिजली जाती है उत्तर प्रदेश से, मगर ये नहीं कहा उन्होंने कि हम 24 घंटे आपको मुफ्त में बिजली देंगे। मुफ्त में बिजली चाहिए या नहीं चाहिए आपको? क्या ये नहीं चाहिए कि बिजली की दरें थोड़ी कम हो? जो बिजली जा रही है दिल्ली में, वो बिजली दिल्ली में जाने के पहले हमारे लोगों को सबको दी जाएगी। क्या अरविंद केजरीवाल को ये नहीं कहना चाहिए था? तो पहली बात, अरविंद केजरीवाल ने दिलबर नेगी के बारे में एक शब्द नहीं कहा अपने इस दौरे के दौरान, जो बेहद दुखद है और इसकी जितनी भर्त्सना करी जाए उतनी कम है। दूसरा, उन्होंने देवस्थानम बोर्ड के बारे में एक शब्द नहीं कहा। और तीसरा, उन्होंने ये नहीं कहा कि जिस राज्य से वो बिजली लेते हैं उस राज्य को पूरी बिजली मिलेगी, मुफ्त नहीं, सस्ते दरों में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होगा और तभी बिजली दिल्ली वालों तक पहुंचेगी। अगर वो ये कह देंगे तो हर एक को बिजली वो देंगे ना, क्योंकि दिल्ली तक उन्हें बिजली ले जानी है। मगर उन्होंने नहीं कहा। ये कहना भी आसान था, ये करना भी आसान है, क्योंकि हमारी बिजली जाती है वहां। चौथी बात, वो कहते हैं कि शिक्षा का स्तर
दिल्ली के मॉडल पे बनाएंगे, नहीं चाहिए। हमारे यहाँ कितने स्कूल हैं साथियों, हम तो पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि हमारी स्कूली व्यवस्था क्या होती है। ये कौन होते हैं हमें बताने वाले? जरूरत ये है कि हम अपने देहरादून और नैनीताल के स्कूली मॉडल को, शिक्षा के मॉडल को गांव गांव तक, सरकारी स्कूलों तक पहुंचाए। हर स्कूल भारत का ऐसा होना चाहिए जिससे पढ़कर आप ना सिर्फ लिखने में सक्षम हो जाए, साक्षर ना हो जाए, आप समझदार और पढ़े लिखे समझदार हो जाएं, ताकि आप चीजों को समझ सके, उनका आकलन कर सके। मुफ्त में आपको देकर अपाहिज थोड़े ही करना है, आपको तो हथियार देने हैं जिससे आप कमा सके और उस बिजली का बिल दे सके। उसके लिए जरूरत क्या है जी? बिजली के साथ साथ फ्री बिजली नहीं, बिजली का अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आपके घर में आएगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा उन्हें मिलेगी तो वो कमा लेंगे। भविष्य के बारे में देखना है, और अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे तभी तो हम एक बेहतर समाज की रचना कर सकेंगे। ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं दिल्ली का मॉडल। पहाड़ में दिल्ली का मॉडल कैसे लगेगा मेरे भाइयों और बहनों, आप मुझे बताइए। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास पूरा रोड मैप है, पूरा प्लान है कि किस प्रकार से जा सकता है। आज से 5 साल पहले टीवी की ही एक डिबेट पे भारतीय जनता पार्टी के और आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, इन सब के नेता बैठे थे जब मैंने इस बात को कहा कि हर पहाड़ में हर जगह इंटरनेट की कनेक्टिविटी को बेहतर करिए, और जितने छोटे छोटे स्कूल हैं उनको बंद करने के बजाय वहाँ के आसपास के गांव के स्कूलों में आप टीवी लगाइए, उनके टीचरों को वहीं रहने दीजिए ताकि उनको नौकरी मिलती रहे, और आप यहाँ से वो क्लास लगाइए ताकि पढ़ाने वाला जो यहाँ देहरादून में पढ़ा रहा है उसी प्रकार से वो उन लोगों को पढ़ा सके। बताइए, तब कहा था, तब इन लोगों ने कहा कि अरे ये तो बहुत ऐसी बातें कर रही हैं जो बहुत आइडियलिस्टिक है, ये असलियत की चीज़ें नहीं है। मैडम, ज़मीन पे रह के सोचिए भाई, आपके अंदर दूरदर्शिता होनी चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत समझदार हैं, हमारे बच्चों के अंदर वो सक्षमता है कि वो नई नई चीज़ों को भी समेट लें और उसके भी आगे चल सके। हमें तो अपने बच्चों को इतना साक्षर करना है। मैं आपको बताऊं, मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के बच्चे इतने समझदार, इतने पढ़े लिखे, इतने सक्षम हो जाए कि अगर मैं कुछ गलत कहूँ तो वो कह सके कि आप इस बात को गलत कह रही हैं, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, या आप जो कह रही हैं इससे भी आगे कि मैं सोच सकता हूँ, ऐसे करते तो ऐसा होता। मतलब मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो चीज़ करी जाए 10 साल बाद बच्चे कहें कि अगर उस वक्त आपने इस चीज़ को इस तरह किया होता तो और अच्छा होता। मैं तो ये चाहती हूँ कि जहाँ तक मेरी सोच जाती है उसके आगे से मेरे बच्चों की सोच बढ़ जाए, वहाँ से शुरुआत हो। क्या ये मांगना गलत है? पूरे देश के बच्चों के लिए मांगती हूँ, पर अपने राज्य के लिए तो खास करके मांगती हूँ कि अपने राज्य में हमारे बच्चों को हम अच्छी व्यवस्था दे सके। उसके लिए तरीके हैं, मगर उसके लिए आपको इस वक्त हिम्मत करनी होगी। आप लोग घरों में बैठे हैं, चुपचाप बैठे नहीं बैठिए, क्योंकि एक ठग है जो आया है उत्तराखंड में, वो गांव गांव में घुसा है। मैं आपको बता रही हूँ कि हर जगह जहाँ पे कोई आंदोलन करता है वो पहुँचते हैं। बहुत अच्छी बात है, राजनीति में है तो पहुंचना भी चाहिए। मगर आपको एक और बात कहना चाहती हूँ, 2014 में लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा था उत्तराखंड में। 2014 में वोट उन्होंने भी काटे थे तब सांसदों के, और भारतीय जनता पार्टी की मोदी लहर में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पीछे रह गई, और ये चाल चली थी तब भी भारतीय जनता पार्टी ने, और अब भी वही चाल दोहरा रही है। पर आपसे जानना चाहती हूँ, जो पार्टी 2014 में मोदी को मदद करने के लिए उत्तराखंड में सांसद का चुनाव लड़ती है, वो 2019 में क्यों गायब हो जाती है, 2017 में क्यों गायब हो जाती है? मैं बताती हूँ। 2014 में सोची समझी रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स
उत्तराखंड में छोड़े गए थे, क्योंकि तब सरकार थी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के वोट काटने के लिए और अपने कैंडिडेट्स को मोदी लहर में जिताने के लिए इन्होंने ऐसा किया, और इनके कैंडिडेट्स जीते या नहीं। उसके बाद 2017 में आप जानते हैं कि विजय बहुगुणा और बहुत से नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके थे। ये भी भारतीय जनता पार्टी की चाल थी उत्तराखंड को अस्थिर करने के लिए। हम राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने भविष्य की भी बात करेंगे, अपने वर्तमान की भी बात करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, जब हरीश रावत की सरकार आई, उन पर स्टिंग भी हुआ, और हमने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई थी तब तक, और लोगों के अंदर बहुत सारे भ्रम आ चुके थे, और तब जरूरत नहीं थी आम आदमी पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की खुद की लहर, कांग्रेस पार्टी से टूट के जो विधायक जा चुके थे, नेता जा चुके थे भाजपा में, वो काफी थे भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में मदद करने के लिए। तो 2017 में ठगों की सरकार नहीं, ठगों की सरकार बनी, मगर ये ठग आम आदमी पार्टी का यहां नहीं आया। फिर 2019 में ये ठग क्यों नहीं आया, क्योंकि 2019 में पूरा रोड मैप तैयार कर लिया था मोदी जी ने, पूरा सर्वे करके वो तैयार थे, और उत्तराखंड में उनकी ही डबल इंजन वाली सरकार थी। तो चुनावों में लोगों तक पहुंचना या लोगों को भ्रमित करना मुश्किल नहीं था। फिर हुआ पुलवामा और बालाकोट, और लोग फिर भ्रमित हुए, और तब तक ना देवस्थानम बोर्ड आया था, ना सड़कों पे हमें लोग दिख रहे थे। और 2019 में भी ठग अरविंद केजरीवाल देहरादून नहीं आया, और ना ठग अरविंद केजरीवाल का एक भी कैंडिडेट संसद के चुनाव के लिए खड़ा हुआ। क्यों? जो 2014 में खड़ा हुआ वो 2019 में क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि भाजपा को उसकी जरूरत नहीं थी। अब स्थिति कुछ और है। 2022 में क्या होने वाला है? 2022 में भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उनकी स्थिति बहुत खराब है, यहाँ पे काम नहीं किया है, एक के बाद एक मुख्यमंत्री बन रहे हैं। पहला मुख्यमंत्री 4 साल नहीं चला, दूसरा मुख्यमंत्री 4 महीने नहीं चला, तीसरा मुख्यमंत्री शायद 4 हफ्ते ना चले, उसके बाद शायद हर एक को चांस मिले। लेकिन दुर्भाग्य तो जनता का है। ये खेल राजनीति का जो भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, जिसमें इस ठग चतुर जो लोमड़ी है, चंट चतुर लोमड़ी अरविंद केजरीवाल को वो भेज रहे हैं आपको भ्रमित करने के लिए। मुझे मालूम है आप भ्रमित नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कह रही हूं, इनको अपने वोट काटने भी मत दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से भी नाराज हैं, मैं समझती हूं, मैं जानती हूं, मगर आप ये भी समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी को तो आप सवाल कर लेंगे और आपको आपके साथ गलत नहीं होगा, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की ये निकम्मी नाकारी सरकार उत्तराखंड में फिर से आएगी, तब आप कहां जाएंगे? आपकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए इस वक्त आपको बेहतर लोगों की जरूरत है, मैं मानती हूं, और मैं ये भी मानती हूं कि जरूरी नहीं कि कांग्रेस पार्टी का हर कैंडिडेट बेहतर होगा, नहीं होगा, मानती हूं, लेकिन इस सरकार को हटाने के लिए, ताकि स्थिति सामान्य हो, ताकि उन विधायकों को जिन पर सवाल दाग सकते हैं, जिनकी जवाबदेही तय कर सकते हैं, जो भाजपा के नहीं कांग्रेस के होंगे, उनको आपको चुनना होगा। अपने वोटों को विभाजित ना होने दीजिएगा, क्योंकि आईएस लॉबी यहाँ पे मजबूत है और संधू जी को यहाँ भेजा ही गया है हर तरीके से चुनावों को में भी अपने आप को मजबूत करने के लिए, अभी सिस्टम को ठीक करने के लिए। तो अभी सिस्टम ठीक करने में लग चुके हैं, और संधू जी बहुत क्या कहा जाता है कि सक्षम और योग्य व्यक्ति हैं। भाई डेप्यूटेशन में गए थे, वापस इस वक्त क्यों आए?
और केंद्र ने भेजा। हम कुछ भी कहे, भाई बोलना तो हमें ही पड़ेगा ना कि यहाँ से चिट्ठी लिखी गई, मगर यहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा। भाई जब तीरथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि हमने तो बचपन में कभी सोचा ही नहीं था कि ट्रेन जो है वो पहाड़ों पे भी चल सकती है। तो जब मुख्यमंत्री इस प्रकार के वो दे रहे हैं तो आपको होना पड़ेगा सावधान साथियों, सावधान रहिए, क्योंकि जो ठग इन्होंने भेजा है वो ठग उसी पूरी प्लानिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की है। कितना अपमान किया है उन्होंने हटा दिया केंद्र में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को, ये कह के कि वो बीमार हैं। तीरथ सिंह रावत की तो वैसे ही बलि चढ़ी, बेचारे को यहाँ पे मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसके बाद उन्हें हटा दिया गया। उन्हें भाई आप केंद्र में मंत्री बना देते, लेकिन समझ लीजिए ऐसा अगर वो किसी और राज्य में करते तो विरोध का सामना करना पड़ता। एग्जाम्पल दे रही हूँ, चिराग पासवान जो मोदी भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं, जेडीयू के साथ उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन उनके परिवार का झगड़ा था उनके चाचा ताऊ जो भी हैं उनके साथ, और उसी चाचा ताऊ जो भी उनका नाम है क्या है, पारस पासवान शायद है, उनको केंद्र में मंत्री बना दिया। भाई इतने मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब बुरे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से वो बातचीत करते हैं वो देखकर शर्म आती है। और एक व्यक्ति इनके पास सक्षम नहीं है। भाई पूरी कैबिनेट बदल दी इन्होंने, क्यों बदली? चुनावों के लिए बदली आप कहेंगे, वो तो एक बहाना है, मगर जिनको भी इन्होंने रखा है वो तो कार्य कुछ कर नहीं पाए। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, अब आप इसको भी ध्यान से सुन लीजिए, पेट्रोल के दाम केंद्र में बढ़ गए और धर्मेंद्र प्रधान को वहां से मंत्री पद से हटा दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान को हटा के हरदीप पुरी को लाया गया, जो हरदीप पुरी पहले सिविल एविएशन यानी कि उड्डयन मंत्री थे, हवाई जहाज वगैरह जिसमें देखा जाता है। और उनको क्यों लाया गया? क्योंकि पहले उसमें थे, उड्डयन मंत्री थे, और जो मतलब हरदीप पुरी जी हैं वो तो आईएएस ऑफिसर है, तो उनका एक्सपीरियंस तो दूसरे टाइप का है। यानी कि ये सरकार बाबुओं को पॉलिटिक्स में लाकर चलाई जा रही है, आप लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं चलाई जा रही है। तो जो आप सोचते हैं, हम भी आपको कहते रहते हैं कि उत्तराखंड की जनता ने जिन लोगों को चुना उन लोगों को नहीं चुना, उन्होंने मोदी जी के नाम पे इन लोगों को वोट दिया। मोदी जी ने आपको धोखा दिया है। मोदी जी इस बात को समझ लीजिए, अगर पढ़ा लिखा इंसान होता, पढ़ा लिखा कोई डिग्री से नहीं होता भाई, आप इतना एक्सपीरियंस आपको मिलता है पूरी जिंदगी में। पहले क्या लोग पढ़े लिखे होते, डिग्री वाले होते थे? नहीं होते थे, मगर समझदार होते थे। तो मैं उस तरह से पढ़े लिखे लोगों को मानती हूँ कि जो हर चीज को पढ़ते हैं, समझते हैं, डिग्री के बिना भी, वो होते हैं असली पढ़े लिखे लोग। और उसमें अगर आप मोदी जी को शामिल करेंगे तो बहुत ही अन्याय हो जाएगा। डिक्शनरी से पढ़े लिखे का मतलब ही बदल देना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपने अलावा किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका एक ही एम है कि किसी भी तरह से मैं बस चुनाव जीतता रहूं और प्रधानमंत्री बना रहूं। याद है उन्होंने कहा था 70 साल के बाद किसी को भी मतलब पॉलिटिक्स में किसी को होना नहीं चाहिए और मंत्री भी नहीं बनाया जाना चाहिए, उसको पॉलिटिक्स में आगे भी नहीं होना चाहिए, उसे मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। तो मार्गदर्शक मंडल में ये खुद भी चले जाए, आप तो 70 साल के हो गए, लेकिन इन्होंने पूरी कैबिनेट बदल दी, लेकिन इन्होंने स्वयं को वहीं पे रखा है। भाई जब आपने उस कैबिनेट को पहले चुना तो रीशफल का मतलब होता है उसमें से कुछ निकालेंगे और कुछ को लाएंगे, लेकिन ये किसी को नहीं ला पाए और किसी को नहीं संभाल पाए। ये बताता है कि उत्तराखंड की जनता को इस वक्त संभल के रहना है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुनना है और आम आदमी पार्टी से सावधान रहना है। इस बार नोटा से ज्यादा आपको एक पार्टी पे भरोसा करना पड़ेगा और वो है कांग्रेस पार्टी। आप में से बहुत सारे लोग नाराज भी होंगे कांग्रेस पार्टी से, मैं भी कईयों से नाराज हूँ, मैं भी उनकी कमियों को देख सकती हूँ, उसके बारे में बोलती रहती हूँ। आप मुझे कहेंगे, मैं उस बात को भी उठाऊंगी, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कभी लोगों को इस तरह से प्रताड़ित नहीं किया। एक गलती हुई थी
जो उस समय के हिसाब से करी गई होगी, क्या कारण रहा होगा हम नहीं जानते। और मैं बात कर रही हूँ इमरजेंसी की 1975 में, मगर उसके लिए भी तो माफ़ी मांगी। क्या मोदी जी ने आज तक माफ़ी मांगी है किसी भी गलती के लिए? क्या मोदी जी ने मांगी है माफ़ी कि वो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने चले थे मगर वो देश को त्राहिमाम करवा रहे हैं? क्या उन्होंने उत्तराखंड की जनता से माफ़ी मांगी? क्या उन्होंने उत्तराखंड की जनता से ये परमिशन मांगी कि हम आपके राज्य में रोड बना रहे हैं और सारा मलबा अलकनंदा माँ के अंदर डाल रहे हैं? बोला उन्होंने? माफ़ी मांगी कभी? क्या उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैं 3 मुख्यमंत्री बदल रहा हूँ आपके राज्य पर, मुझे माफ़ करो कि ये लोग सक्षम नहीं थे, मुझसे गलती हुई, मेरे चुनाव में गलती हुई? कहा इन्होंने? और ये नहीं कहते विधायक कि हमने आपस में चुना, ये कहते हैं जो केंद्र ने कहा। भाई पहले आप चुनेंगे तब केंद्र कहेगा। हर बारी एक सरप्राइज दिया और बड़ा दुखदाई दिया। इसलिए मेरे जो 108 के पूर्व कर्मी भाई बहन हैं उनको नौकरी से निकाल दिया। वो कितने महीनों तक बैठे रहे बरसात में, मुझे याद है किस तरह से जेल में ले जाके बंद कर दिया था, जेल के प्रांगण में बंद कर दिया था। कोई कागजी कार्रवाई नहीं करी थी, वहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा था। तब मैं गई थी वहाँ से, मैंने लाइव भी किया था और आप लोगों को बताया भी था कि किस प्रकार से उनको इलीगली डिटेन किया हुआ। ठीक उसी प्रकार से जैसे इन्होंने कश्मीर में किया था वैसे ही हमारे 108 के कर्मियों को किया था। खुशियों की सवारी को शुरू नहीं होने दे रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है क्योंकि ये अपनी पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। लेकिन अब जरूरत है कि आप लोग इनकी पॉलिटिक्स को नकारते हुए अपने लिए सोचिए, अपने आज के लिए सोचिए। क्या ये आवश्यक नहीं कि उपनल कर्मी जो हैं उनको रेगुलराइज करने का प्रोसेस शुरू किया जाए? क्या ये ज़रूरत नहीं है कि देवस्थानम बोर्ड की वजह से जो हमारे पंडा पुरोहित सड़कों पे आ गए हैं वो अपना अपना कार्य करें? अगर आपने कुछ भी करना है तो लोगों से बातचीत करना है ना, क्योंकि आप लोगों के सामने पहले क्या करते हैं? भीख मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भीख मांगते हैं, पैर भी छूते हैं। करते हैं ना, आते हैं ना नेता, करते हैं। और क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपसे अभी आपको बेवकूफ़ बना के कहते हैं हे भगवान बस किसी तरह से मुझे वोट दे दो, हाय मेरे को दे दो वोट, भीख। उसके बाद चौड़े हो जाते हैं। फिर एक महेश नेगी आते हैं जो किसी महिला का उत्पीड़न ऐसा करते हैं कि उसकी एक बच्ची हो जाती है। फिर सुरेश राठौर जैसे लोग आते हैं जिनके ऊपर उन्हीं की नेत्रियां जो हैं वो आरोप लगा देती हैं यौन उत्पीड़न का। और भाई आप देखिए रोडवेज कर्मी, उनके साथ क्या हो रहा है। और मैं आपको बताऊं जो हमारे MBBS के इंटर्न्स हैं, मतलब जिन्होंने जो फाइनल ईयर कर रहे हैं इंटर्न्स, उनको भी काम पे रखा हमारी सरकार ने। जानते हैं कितने पैसे दे रहे हैं? उनको वेतन नहीं दे रहे महीने का, उनको 250 रुपये का मानदेय दे रहे हैं। क्या ये ठीक है? ऑनरेरियम जिसे कहते हैं, 250 रुपये डॉक्टर को। मतलब हमारे यहाँ का डॉक्टर इस लायक है कि उसे 250 रुपये आप देंगे? कितना अपमान करेंगे। यहाँ पे तीर्थाटन और पर्यटन बहुत अच्छी तरह से चलाए जा सकते हैं। मुझे पता है हमारे तो बच्चे देखो देखने में कितने खूबसूरत हैं, पढ़े लिखे, स्मार्ट, कितने सौम्य, कितने विनम्र होते हैं। अगर उनको हम अपने तीर्थाटन में, अपने पर्यटन में उनको नौकरियां दे तो और उनके लिए व्यवस्था ठीक करें तो बहुत पैसे कमा सकते हैं। अगर हम अपने गांवों में तरह तरह के पेड़ लगवाएं, जैसे पौड़ी में मैं आपको बताऊं एक अधिकारी ने बड़े सारे पेड़ लगाए। कौन से थे? अखरोट के थे, प्लम के थे, आड़ू, प्लम, अखरोट और भी आम भी लगाए। ऐसे पेड़ लगाए थे और मैं आपको बता रही हूँ करीब 5 साल पुरानी बात। और देखिए वो पेड़ कितने बढ़िया बड़े हो रहे हैं। कभी जाके देखिएगा पौड़ी में, और जहाँ पे कैंप ऑफिस है इनका, कौन है वो अधिकारी हैं, वहाँ पे वहाँ पे जाएंगे, छोटी सी जगह आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ पे आप देखेंगे पेड़ लगे हुए हैं। अगर ये हम पेड़ों को लगाएं, अगर हम देखें कि किस प्रकार से हमारे गाँवों के पास तक सड़क पहुँचे और खुशियों की सवारी वहाँ तक पहुँचे जहाँ गाँव के बहुत नज़दीक हो, ताकि अगर किसी महिला को प्रसव के लिए किसी अस्पताल जाना है वो वहाँ तक ले जा सके, तो सोचिए ज़रा, ठीक हो सकता है नहीं? बिजली आप लोगों के यहाँ 24 घंटे आए। भाई बिजली के बिना आज कैसे कोई रह सकता है? शहर में हम रहते हैं और देहरादून से नहीं चलता उत्तराखंड नहीं चल सकता। मैं ऐसा मानती हूँ कि नेता
जो है आप कहेंगे मैं घर से कर रही हूँ। मैं तो घर से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तो नहीं इनकी जगह पे हूँ ना, मैं तो कोई इनकी तरह मंत्री नहीं हूँ, नेता नहीं हूँ, मुख्यमंत्री नहीं हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मेरे मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए, मुझे पता है कि किस सोच के साथ हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं अपने उत्तराखंड में। जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था हमारे देहरादून के स्कूलों में मिलती है, मैंने 15 साल पढ़ाया है वेलम गर्ल्स स्कूल में, तो मुझे मालूम है कि किस तरह की शिक्षा व्यवस्था हमारे बच्चों को दी जानी चाहिए, मिलनी चाहिए। मैंने सिलेबस बनाया है 3-3 सब्जेक्ट का क्लास 12 तक का, इसलिए मुझे पता है कि किस तरह के इसे करा जाता है, इसलिए बता रही हूँ मैंने। और मुझे पढ़ाई लिखाई का शौक है, और इसलिए पढ़ाई लिखाई किस लिए शौक है, इसलिए नहीं कि डिग्रियां इकट्ठे करके क्या करो, डिग्रियों को टांगू क्या, अपने अचार डालूं क्या, वो तो पढ़ने के लिए होता है मेरे साथियों। लेकिन जो पढ़ता है वो विनम्र भी होता है, उसके अंदर दूरदृष्टि भी आती है, वो अपने लिए नहीं वो दूसरों के लिए पढ़ता है। मैं अगर ज्ञान जो है ना वो बांटने से बढ़ता है, लेकिन अगर हमारे नेताओं के अंदर वो विजन नहीं है तो बड़ा दुखदाई है। हम अपने पहाड़ों को बहुत अच्छा बना सकते हैं, मुझे ऐसा विश्वास है। देखिए जो गांव हमारे सरहद के पास है, जो दूर दराज वाले सबसे आखिरी जो गांव हैं, उनमें लोगों का रहना बहुत ज़रूरी है। हम सेना में लोगों को भेजते हैं, मगर हमारे तो राज्य के लोग हमारे प्रहरी है, प्राकृतिक प्रहरी है, मगर हम आज ये नहीं कर पा रहे हैं कि आप लोग अपने घरों में रह सके। रहिए वहाँ पर काम करने के लिए, भले ही बाहर जाइए, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि थोड़ी ही दूर पर जाने से आप लोगों को काम मिल जाए। वहाँ पे अगर हम खेती बढ़िया करें, आलू की खेती, जिस चीज़ की खेती बढ़िया हो सकती है, हम जानते हैं कि जड़ी बूटियां हमारे यहाँ जैसी है वहाँ कहीं पे भी नहीं है। इन सब चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ इस वक्त ट्रांसपोर्ट वालों को पैसे नहीं मिले, उनकी तनख्वाहें नहीं मिली, नर्सेज को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। सोचिए ज़रा उनके घरों में भी क्या हाल है। आप तो सोचते हैं, कई लोग जो पहाड़ों से जुड़ते हैं वो सोचते हैं कि बस पहाड़ों में बुरे हाल है। अरे हर जगह बुरा हाल है। भारतीय जनता पार्टी से बहुत संभल के मेरे साथियों, फिर आपसे जुड़ूंगी, फिर आपसे बात करूंगी। और आज से नहीं मिल पाता टाइम, लेकिन कोशिश करूंगी। और क्योंकि फेसबुक ने रोक भी लगा रखी है तो नोटिफिकेशन जाते नहीं है, मैं सोचती हूँ चलो छोड़ो क्या करना, लेकिन नहीं, शायद मैं गलत करती हूँ। मैं अवश्य अब दोबारा से हर रोज़ कोशिश करूँगी, हर रोज़ नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 बार आप लोगों से लाइव जुड़कर आपसे बात करने की कोशिश अवश्य करूँगी जी। और आप लोग अपने मैसेजेस ज़रूर करते रहिएगा, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लोगों को जागरूक करिएगा। बताइएगा उन्हें कि आम आदमी पार्टी बी टीम है। मुझे मालूम है मेरे तीर्थ पुरोहित भाई उनको वोट नहीं देंगे। मेरे तीर्थ पुरोहित भाइयों में से अधिकांश को मैं जानती हूँ वो भाजपा को भी वोट नहीं देंगे, मगर अपने तीर्थ पुरोहित भाइयों को कहना चाहती हूँ, धर्म के बारे में आप सोचेंगे, ये आपका अधिकार है, लेकिन उसके कारण बट जाना वो सही नहीं है। देहरादून में एक आदमी है जो अपने आप को स्वामी कहता है और इतनी गंदी गंदी पोस्ट डालता है ना एक धर्म विशेष के बारे में कि मैं सोचती हूँ कि मैं देखती ही नहीं हूँ। मुझे व्हाट्सएप भी करता रहता है, इतनी घटिया गंदी पोस्ट। मतलब मेरा धर्म तो मुझे नहीं सिखाता कि मैं किसी की हत्या के बारे में सोचूं, मैं किसी को बुरा सोचूं। वहाँ एक तरफ मोहन भागवत कहते हैं कि हम सबका डीएनए एक है, और यहाँ पे ये अपने आप को स्वामी कहने वाला वाहियात आदमी, शक्ल से ही वाहियात अब तो लगता है मुझे, वो ऐसी गंदी गंदी पोस्ट डालता है। आप लोग इन पोस्ट से दूर रहिए, मैं आपको कहूँगी टीवी से भी दूर रहिए। ये सब झूठ बताते हैं, आपको भ्रमित करते हैं। और मैं अभी एक वीडियो डालूंगी थोड़ी देर में, उसको देखिएगा, उससे आप समझ जाएंगे कि ये आपको कैसे भ्रमित करते हैं। अच्छी वीडियो है, उसको मैंने डाला भी है, उसी के ऊपर अब वीडियो बनाऊंगी और दोबारा आपसे मुलाकात करूंगी। अगर आपको लगता है कि कोई भी विषय को उठाना चाहिए तो मुझे अवश्य लिखिएगा, मैं उन विषयों को अवश्य उठाने की कोशिश करूंगी। हमेशा आपके साथ हूँ, आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमेशा आपकी ये बहन आपके साथ है, देश के साथ है, और हमें अब देश को बचाना है, इसलिए हम सबको साथ आना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है साथियों, कोई चारा नहीं। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।